तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 के लिए जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं उनके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 1 पर आते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल ध्यान से पढ़िए कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। सबसे पहले तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। मैं पेन यूज कर लेता हूं, 1 सेकेंड, और ये लो जी। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको केवल स्वयं से भाजित किया जा सकता है। मतलब उनको केवल खुद से ही विभाजित किया जा सकता है या उनको उनके अंदर 1 का भाग जाता है। जैसे कि 2 है, 3 है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद में 7 है, इसके बाद में 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। ये ऐसे नंबर है जिनको केवल और केवल इन्हीं से ही विभाजित किया जा सकता है। जैसे 13 को 13 से ही विभाजित किया जा सकता है या 13 के अंदर 1 का भाग जा सकता है, यानी फिर आंसर 13 आता है। या 13 में आप 13 का भाग दोगे तो आंसर 1 आता है। इस तरीके से ये संख्याएं होती है जिनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं और इनमें केवल स्वयं का भाग जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभाज्य संख्याओं की बात आए तो आप बता दोगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब आपको इनके गुणनखंड करने हैं और उनको 2, 3, 5, 7, 11 इसी रूप में उनको लिखना है। तो चलिए करते हैं सवाल नंबर 1। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। सवाल नंबर 1 में क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड जो है गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहली संख्या मेरे पास है 140। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो बेटा इसको ना आपको 2 से तोड़ना होता है। सबसे पहले जो अभाज्य में सबसे छोटी संख्या होती है 2, 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, इन्हीं संख्याओं में इनको पहले हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे क्योंकि 140 एक सम संख्या है। तो इसको मैं 2 से तोड़ूंगा। अब 2 का मतलब आपको ये तो पता ही है, 2 का मतलब होता है आधा, यानी 140 का आधा। या आप 2 का 140 में भाग दो तो यहाँ से आ जाएगा 70। फिर आप इसको 2 से और तोड़ सकते हो क्योंकि ये भी एक सम संख्या है, तो 2 से मैं तोड़ सकता हूँ। जब मैं 70 को तोड़ता हूँ तो यहाँ पर आता है आधा, इसका कितना होता है 35, 35। अब आप ये देखो कि 35 जो है इसमें जो लास्ट अंक है वो क्या है? विषम है, इसलिए ये एक सम संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए इसको ऐसी अभाज्य संख्या से तोड़ना होगा जो विषम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 से तो नहीं जाता, तो 3 से मैं इसको तोड़ सकता हूँ। देखो जब मैं 3 से तोड़ूंगा इसको, यानी 3 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 5 35। और आपको ये तो पता ही है 7 एक ऐसी अभाज्य संख्या आ गई जिसमें केवल इसी का ही भाग जाता है। तो 7 में 7 का भाग देता हूँ तो आंसर केवल 1 आता है। इस तरीके से ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब इसको लिखना कैसे है? लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इरेज कर देता हूँ पहले मैं इसको, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये आप एग्जाम में दिखा सकते हो करके, वरना इसको नहीं दिखा सकते। डायरेक्ट आप मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको दिखा सकते हो ऐसे करके, वरना आप सीधा गुणनखंड लिख सकते हो। कैसे? ऐसे देखो कैसे लिखोगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखो।
2 गुणा 3 गुणा 7। अब जब भी नंबर रिपीट होता है और कितनी बार रिपीट होता है तो उसकी उतनी ही पावर लगा देते हैं। जैसे देखो 2 रिपीट हो रहा है और 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर मैं 2 लगा दूंगा। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो 2 की पावर 2 और बाकी मैं लिख दूंगा 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं और मैंने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया। आई थिंक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आगे वाला सवाल हम करते हैं। चलो सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 सबसे पहले किससे तोड़ेंगे हम, किससे बताओ, 2 से, यानी क्योंकि ये सम संख्या है 2 का भाग चला जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर देखो 78 भी एक सम संख्या है, यानी इसमें भी 2 का भाग जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब जबकि मैंने आपको बताया था कि 39 जो कि ऐसा नंबर है जिसमें किसी सम संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसमें आप किसका भाग दे सकते हो, बताओ, 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 13 आ चुका है मेरे पास। अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या आ गई, ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाएगा, यानी 13 का ही भाग जाएगा, तो आंसर 1 आता है नीचे। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आपको मैंने बताया कि जितनी बार 2 रिपीट हो उसको उसकी पावर में लिख देंगे। तो 2 बार रिपीट होता है तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो ये आपका राइट आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको करना है। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है जिसमें है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें किसका भाग जाता है। तो यहाँ पर लास्ट अंक देखो, 2 अंक, लास्ट 2 अंक कितने हैं, 25 है। क्या 25 में 3 का भाग जाता है, आपने देखा 25 में क्या 3 का भाग जाता है, 8 तिया 24 आता है, लेकिन 25 नहीं आता। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता। दूसरी बात ये है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 ही होती है। 2 का भाग इसलिए नहीं जाता है क्योंकि लास्ट जो अंक है वो विषम संख्या है। तो अब इसमें मैं 3 का भाग भी नहीं दे सकता, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता। तो मैं इसमें 5 का भाग दूंगा। कितना, 5 का भाग। चलो 5 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, तो कितना बचा, 3 बचा। मतलब आगे जो संख्या आई है वो कितनी है, 3 2 5, ये बच गई। अब इसमें फिर मैं 5 का भाग दूंगा, यानी 5 का भाग दे दो इसमें। तो देखो, मतलब देखो 5 का भाग मैंने इसमें दिया, इसमें पहले 5 का भाग दिया तो 3 बच गया, तो मैंने आगे 325 से लिख दिया। 325 में भाग दूंगा तो देखो 6 पंजा 30, बचा 2, ऊपर से 5 उतारा, तो 7 पंजा 5 पंजा 25। ठीक है, तो कितना बचा, ऊपर आया 65, नीचे 0 बचा। तो मतलब यहाँ आ गया 665। कितना आ गया, 665, यानी 765 तक किसका भाग जा रहा है, पूरा, इसका आपका पूरा भाग जा रहा है। अब देखो इसमें कितने का भाग जाएगा, क्या इसमें भी 5 का भाग जाएगा, देखो तो इसमें भी 5 का भाग पूरा जाएगा, लेकिन 3 का भाग क्या पूरा जाएगा, देखो 3 दूनी 6, फिर 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। देखो भाग दे के देखो आप, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, एक जो हासिल बचा उसको मैंने आगे कर दिया, तो आगे रह गया 165। इसमें 3 का भाग देना है, तो कैसे दोगे? 3 5 दिया 15, बचा 1, फिर 5 उतारा, फिर 5 दिया 15, तो मतलब 55 आ गया। कितना आ गया? 55। अब इसमें किसका भाग जाएगा बताओ? अब यहाँ पे आगे देखो 25 है, 8 दिया 24, 8 दिया 24, 5 दिया 15, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। देखो अब इसमें 3 का भाग दे के देखो, 8 पर जाएगा एक बार, तो 8 दिया 24, फिर 1 बच गया, यानी आगे 15 हो गया, फिर 5 दिया 15, अब देखो 85 आ गया। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 का भाग तो नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा 5 का भाग। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाता है 8 से, तो बचेगा कितना? तो 5 एकम 5 तो बचेगा 5 और 3 बचेगा यहाँ पे, यानी कितना बचा? 3 नहीं, यहाँ क्या आएगा बताओ? यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि जिस पे यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? भागफल लिखता हूँ ना। तो 5 एकम 5, 1 तक गया, ऊपर बाहर की आगे कितना बचा? देखो 5 और 3 8, यानी 35, तो 7 पंजा 35। अब 17 एक ऐसा नंबर आ चुका है जिसमें केवल 17 का ही भाग जाता है, तो 17 का भाग मैंने इसमें दिया, तो 1 मेरे पास आंसर आया। कितना आया? 1 आंसर। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। समझ आया? तो अब इसको आप लिख दो उसके रूप में। किसके रूप में बताओ? गुणनखंड के रूप में। तो देखो 5 2 बार आया, 3 2 बार आया, फिर 17, तो पहले आप छोटी संख्या लिखो, यानी 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। कैसे लिखोगे? 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, फिर लिखो 17। तो ये गुणन, अब मैंने आपको क्या बोला? जो जितनी बार रिपीट हो उसको उसकी पावर में लिख दो। तो 3 को पावर में 2 और 5 की पावर को भी लिखूंगा 2 और फिर लिखूंगा 17। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम आगे ये सवाल करेंगे। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सवाल नंबर 4। कैसे करोगे? सिंपल है ये सवाल भी। देखो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, 2 से तो इसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि लास्ट का अक्षर क्या है मेरे पास? कितना है बताओ? 5 है। 3 से तोड़ सकता हूँ, 3 से देखो 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करो, 5 और 5 10 होता है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, पूरा नहीं जाता, इसलिए नहीं तोड़ सकता। यानी इसको मैं 5 से ही तोड़ सकता हूँ, यानी 5 का भाग जाएगा। तो देखो 10 पंजा 50, 0 और 5 एकम 5, ये संख्या आती है। अब 7 का भाग दे के देखते हैं। देखो 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7, आगे बचा 3, यानी 3 0 1। अब इसमें फिर 7 का भाग दे के देखो, देखो 7 चौका 28, फिर 2 बचा, 1 ऊपर से उतारा और 7 दिया 21। तो यानी ये पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया। अब देखो बेटा क्या करना है, अब आपको इस 143 में भाग देना है। कौन सी संख्या का जाएगा? देखो 2 का तो नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट अक्षर 3 है। 3 का 4 दिया 12, फिर 1 बचेगा 13, 13 में फिर 13 भाग नहीं जाएगा पूरा, तो किसका? 7 का, 7 एकम 7 और फिर नहीं 43 बचेगा, 7 एकम 7 3, 4 73 बचेगा, नहीं जाएगा। फिर 11 का 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा, यानी इसमें 11 का भाग चला जाएगा। चलो जी 11 का भाग देख के देखते हैं। तो 11 एकम 11, देखो 143 में आप 11 का भाग दो, तो देखो 11 एकम 11 बचेगा कितना? 3, 3 ऊपर से उतारा, तो 11 तिया 33 जाएगा पूरा। तो यानी यहाँ आ जाएगा 113। कितना आ जाएगा? 13। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 13 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब 13 के अंदर 13 एक ऐसा नंबर आ जाएगा फिर जिसमें 13 का भाग ही जाएगा। 13 एक ऐसा नंबर आ गया बेटा जिसमें 13 का ही भाग जाता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो आंसर आएगा 1। अब इसको आप लिख सकते हो किस रूप में?
5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, यही आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा संख्या, तो इसलिए सेम इसी रूप में ये आ जाएंगे। अब ये लास्ट 5 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मेरे को इसके अभाज्य गुणनखंड आप करके बताओगे कमेंट के अंदर। चलो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, एक सेकेंड। सवाल नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। HCF गुणा LCM होता है। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा जो फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएगा इसका, कि जो दो संख्याएं होती है, दो संख्याएं जैसे मान लो एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है। क्या है? B है। तो जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है, यानी A गुणा B, वो HCF और जो आप LCM निकालते हो, LCM, इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये वो फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे बेटा A और B क्या है? A और B वो संख्याएं हैं जो आपको ये दे रखी है, जो देगा वो, जिसके आपको LCM और HCF निकालने होंगे। तो ये आपको इन फ्यूचर याद रखना होगा, ठीक है। क्या होता है कि जो दो संख्याएं दे रखी होती है उनका जो गुणनफल निकल के आएगा, और जो आप HCF और LCM निकालोगे इन्हीं संख्याओं का, उनका यदि आपस में गुणा करोगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर ही आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपका HCF और LCM कहीं ना कहीं गलत है। चलो अब हम करते हैं पहला सवाल, फिर आपको मैं समझा दूंगा कैसे करना होता है। क्या है हमारे पास? सबसे पहले 26 और 91 है, इसके मुझे निकालने हैं HCF। देखो अब HCF और LCM होता क्या है? HCF को बोलते हैं महत्व समापवर्तक। HCF क्या है? HCF होता है महत्व समापवर्तक, जिसको बोलते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हो इंग्लिश में। और LCM क्या है आपका? ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हो। ये क्या है? लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और ये आपका क्या है? ये है महत्व समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, और ये आपका महत्व समापवर्तक है। अब निकालना कैसे होता है बेटा? जो HCF होता है, HCF, इसमें हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ जानते हो क्या होता है? जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5, और दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ 2 गुणा 7 गुणा में 11। अब ये किसी एक संख्या से आई है, ये दूसरी संख्या से आई है। अब इन दोनों में एक उभयनिष्ठ मुझे ढूंढना है। उभयनिष्ठ वो होता है जो इन दो सीरीजों के अंदर कॉमन हो, यानी सेम हो। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 है जो इन दोनों सीरीजों के अंदर उभयनिष्ठ है। दोनों सीरीजों के अंदर क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो हमें उभयनिष्ठ ढूंढना होता है, HCF में भी LCM में भी। और देखो LCM में मैं क्या करता हूँ, LCM के अंदर मैं हाईएस्ट जो उभयनिष्ठ होता है, हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कैसे? जैसे अभी हमने पहले सवाल में किया कि इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 2 की पावर 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 2। तो मुझे क्या है? LCM के अंदर, LCM में मुझे क्या करना होता है? इन उभयनिष्ठ तो होना ही चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ तो होना ही चाहिए, लेकिन उभयनिष्ठ के अंदर मुझे हाई पावर वाला उभयनिष्ठ लेना होता है। क्या लेना होता है? हाई पावर वाला उभयनिष्ठ लेना होता है LCM निकालने के लिए। और उसके बाद में मुझे क्या करना होता है? जो भी बच गए, जो भी आपके गुणनखंड बचते हैं, वो प्रत्येक गुणनखंड मुझे लेना होता है, वही LCM हो जाता है। यानी 3, 5, 7, 11 ये बच गए। देखो तो 3, 5, 7, 11 ये आपका क्या आ जाता है? LCM आ जाता है। और यदि आप निकालते हो HCF, तो
HCF में क्या करना पड़ता है, ये एवरी गुणनखंड आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ उभयनिष्ठ लेना है और उभयनिष्ठ की निम्नतम पावर को लेना है। उभयनिष्ठ की निम्नतम पावर को लेना है, मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और 2 की जो निम्नतम पावर है वो कितनी है, 2 की पावर 2 है, यानी 2 दूनी 4, ये 4 आपका HCF आ जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे पूरा, वो आप सवालों के अंदर देखिए आगे। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ पूरे को। पहला सवाल करेंगे, पहले सवाल के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक ही जानना था जो मैंने आपको समझा दिया, और हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखना है तभी पूरा समझ में आएगा। अब 26 और 91 के मुझे क्या निकालने हैं, HCF और LCM निकालने हैं और उत्तर की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले मैं 26 के क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 26 एक सम संख्या है, 2 का भाग दूंगा सबसे पहले अभाज्य संख्या का, तो यहाँ पे 13 दूना 26। अब 13 के अंदर आपको पता है 13 का ही दे सकता हूँ, क्योंकि 13 मेरे पास क्या है, अभाज्य, एक ऐसी संख्या है जिसमें समम का भाग जाता है। अब यहाँ पे देखो 91, अब 91 में किसका भाग जाता है बताओ, 91 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसका भाग जाएगा, देखो 91 91, तो 9 और 1 10 होता है। तो बताओ 91 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसका भाग जाएगा, बताओ, क्या 2 का भाग जाता है, देखो 4 दूनी 8, लेकिन 11 बच जाता है, नहीं जाता। क्या 3 का भाग, 3 तिया 9, लेकिन 1 बच गया, नहीं। क्या 5 का जाता है, तो मैंने 5 एकम 5 41 बच गया, नहीं जाएगा। क्या 7 का जाता है, 7 एकम 7 2 बचेगा, फिर 21, हाँ 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 का भाग देके देता हूँ, तो देखो 7 एकम 7 बचेगा 2, यानी 21 हो गया। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 13 का ही भाग जाता है, तो 13 एकम 13। अब इनके आपको 2 गुणनखंड लिखने हैं, कैसे, देखो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, LCM निकालोगे। तो LCM कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे 26 और 26 के आगे लिख दो अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा में 13 लिख दिया आपने, और नीचे लिख दो आप 91। करने का तरीका कैसे लिखोगे, 7 गुणा में 13, 7 गुणा में 13, ठीक। अब आपको LCM लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके क्या देखने हैं आपको बताओ, उनके उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो उभयनिष्ठ मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ की मुझे जो हाई पावर है वो लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, समझ आया। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से एक ले लूँगा, तो इन दोनों में से मैं एक ले लूँगा, यानी 13, और जो बाकी बच गया वो हो जाएगा 2 गुणा में 7। अब ये आ गया LCM, ये आ गया LCM, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF कैसे करोगे, HCF में तो आसान है, देखो सेम लिखना है आपको। 26 में 26 के बराबर क्या लिखोगे आप, यही दोनों, 26 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणा में 13, और नीचे क्या 91 क्या लिखोगे, 7 गुणा में 13, ठीक है। अब इसमें केवल और केवल आपको उभयनिष्ठ लेना है, और उभयनिष्ठ की पावर जो मिनिमम पावर है वो लेनी है। तो यहाँ तो पावर है ही नहीं, तो मैं क्या ले लूँगा, सिर्फ और सिर्फ 13 ले लूँगा। ये 13 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 13 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, LCM और HCF। अब इसकी जांच करनी है, जांच कैसे करोगे, देखो एक बार मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ऊपर जांच कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। चलो यहाँ पे जांच करते हैं, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ऊपर ये मिटाया है वो आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है। ऊपर जो मैंने वर्क किया है वो आप जब एग्जाम में करो तो क्या करो, इसको मिटा दो। तो जांच करने के लिए मैंने क्या बोला था, ये एक फॉर्मूला याद रखो, A गुणा B बराबर क्या होता है, HCF गुणा में LCM, यही ना। बस A गुणा B लिखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा 26, A की जगह कितना था 26 गुणा में B कितना था 91, और आपका HCF कितना निकल के आया, तो HCF 13 निकल कर आया, और LCM कितना निकल के आया, तो LCM निकल के आया 13 गुणा में 2 गुणा में 7, ठीक है। अब इसको गुना करो आप 91 को 26 से, ठीक है, तो गुणा करना आपको आना चाहिए। चलो 26 को गुणा कर देता हूँ मैं 91 से, देखो तो 26 से कम 26, ऐसे कर सकते हो,
वरना आप डायरेक्ट गुणा करके देख सकते हो, डायरेक्ट गुणा करके देख सकते हो। कैसे? ऐसे गुणा कर लो, देखो 26 को 91 से गुणा कर लो, तो 6 को 1 से गुणा किया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2, और यहाँ पे क्या 9 को 6 से गुणा किया 6 नीम 54, और हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, तो 23 मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे आ गया 6, 4 2 6, और यहाँ से 2366 मेरे पास आ गया। यहाँ से कितना निकल के आया? यहाँ से निकल कर आया 2366। अब यहाँ पे भी 2366 आना चाहिए। देखो 13 13 2 बार आया, 13 का वर्ग वो तो आता ही है 169, 169 को 2 से करो, 169 को 2 से मतलब 170 को 2, यानी 170 2 करके उसका डबल करके 2 माइनस कर दो, यानी 170, 17 दूना 34, यानी 17 दूना 34, उसमें से 2 करो तो ये हो जाएगा 338। 338 को 7 से गुना करना है। अब आपको क्या करना है? 338 को 7 से गुणा करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं करके क्या सेम आ रहा है। तो 300 यानी सबको गुणा करके देखना है आपको, तो आप अपने हिसाब से करके देख सकते हो। 7 से गुणा करना है। देखो तो 8 7 56, 5 कैरी, 7 या 21, 21 और 5 कितना होता है? 21 और 5, 21 और 5 26, तो 6 हासिल 2, और 7 या 21 और 2 23, कितना आ गया 23। देखो ये भी मेरे पास क्या आ रहा है? बराबर में 2366 आ रहा है। मतलब यहाँ देखो एलसीएम जो और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हमने जो किया है वह सही है। क्या है? वह सही है। इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 510 और 92 का आपको करना है। तो सबसे पहले 510 का आप क्या कर लो, गुणनखंड निकाल लो। तो 2 से करोगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 2 अंक देखो आप क्या है? सम है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 आगे चला गया 11, 5 दूनी 10, फिर 1 आगे चला गया, फिर 5 दूनी 10। अब इसमें देखो किसका जाएगा? 3 का चला जाएगा। देखो 8 3 24, देखो 8 3 24। अब ये आपको सीखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और देना किसका? अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना पड़ेगा आपको। 8 3 24, 1 बच गया, आगे 3 1 दे दिया मैंने 15, तो 5 3 15। अब इसमें 5 का चला जाएगा, 5 का आराम से चला जाएगा। देखो 5 एकम 5, 3 7 5 35। अब एक 17 एक ऐसा नंबर है जिसमें 17 का ही भाग जाता है, तो ये इसके हो गए। अब 92 में देखो, 92 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा। देखो तो 92 में 2 का भाग दूं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 आगे चला गया, फिर 6 दूनी 12। इसमें 2 का भाग जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ठीक है। अब इसमें 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा, आपको पता है, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। अब लिख दो आप एलसीएम। पहले तो एलसीएम क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 510 के क्या है? देखो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, यही देखो 2 गुणा 5 3 गुणा 5 गुणा 17। अब लिखो आप 92 के 92 के क्या आगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 23, यही। अब मैंने आपको क्या बताया था? जब भी संख्या रिपीट हो और कितनी बार रिपीट हो तो उसको उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? चलो यहाँ पे मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, गुणा में 2 की पावर 2। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि जो उभयनिष्ठ होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 ही लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अब उभयनिष्ठ इसमें 2 दिख रहा है मेरे को, 2, और इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 ले सकता हूँ। तो लो जी 2 की पावर 2। अब इसके अलावा इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उन सबको लेना है आपको, यानी 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 23, ये आपका आ गया एलसीएम। इन सबको गुणा कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसकी एचसीएफ की, एचसीएफ में क्या करेंगे? पहले 510 के टुकड़े लिख लो। क्या है? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और फिर 92 की लिख लो। 92 में क्या होते हैं? तो 2 की पावर 2 गुणा में 23, यही ना। अब इसमें एचसीएफ में मैंने क्या बताया था
कि जो उभयनिष्ठ होता है उसकी निम्नतम पावर लेनी है, यानी कम वाली पावर लेनी है। तो ये तो 2 की पावर 2 ज्यादा हो गया, तो ये 2 की पावर 1 ले सकता हूं मैं। क्या 2 की पावर 1 यानी 2। अब इसमें जो बाकी बच गया वो नहीं लेना होता है आपको, वो नहीं लेना होता है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब आपको जांच करनी है क्या LCM और HCF का जो गुणा है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो जांच करने के लिए इस वाले को मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। यही अपन जांच कर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज नहीं ओपन करना पड़ेगा। जांच मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे जांच लिख देता हूँ। और फॉर्मूला क्या था कि जो A और B का जो गुणनफल है वो क्या है, इन दोनों के LCM और गुणा HCF इनके बराबर होना चाहिए। तो A गुणा B यानी 510 को 92 से गुणा करना है, ठीक है। और इधर क्या करना है, इधर LCM कितना है, LCM देखो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 23, यही ना। और इसका गुणा किससे करना है बताओ, इसका गुणा HCF LCF 2 ही है तो गुणा में 2, ये हो गया। लाइन लगा देते हैं, देखो इसका गुणा करना है। अब आप गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। हाँ, जब एग्जाम में कर रहे हो तो इसका एग्जैक्ट मान आपको दिखाना पड़ेगा, LCM बराबर HCF, तो आपको गुणा करके लिखना पड़ेगा। लेकिन वैसे आपको देखना है तो आप आराम से देख सकते हो। देखो यूनिट डिजिट पकड़ो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 0, दोनों को गुणा करो। 2 को 0 से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा 0। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट चेक कर लो, देखो सब में यूनिट डिजिट पकड़ो, 2 3 7 5 3 और 2, यही ना। क्योंकि जो सिंगल संख्या होती है उसमें यूनिट डिजिट वो खुद स्वयं संख्या ही होती है। तो 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 को 7 से किया, 7 6 का 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 आया। फिर 2 को 5 से किया 10, 10 का यूनिट डिजिट 0 आया। 0 को 3 से किया 0, फिर 0 को 2 से किया तो 0। यूनिट डिजिट देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब हम जो करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। हम जो कर रहे हैं वो एकदम क्या है, सही है। वरना आप करके देख सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, करके देख सकते हो। तो इसलिए हमने जो किया है वो क्या है, एकदम सही है। आंसर निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 510 को आप 92 से गुणा कर दो, इन सबको आपस में गुणा कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम जब करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि गुणा भाग तो आपको आता ही है। नहीं आता तो एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप सब सीख जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे जिसमें 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, और इंक वाइट रखते हैं एंड ये रखते हैं, ओके। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे, 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 54 के करेंगे, और फिर हम HCF और LCM निकालेंगे और जांच भी करेंगे। तो सबसे पहले इनके हम निकालेंगे। तो इसको देखो 336 को ये सम है पूरा, तो इसको मैं 2 से कर सकता हूँ गुणा, कि भाग बताओ, भाग दे सकता हूँ। तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 1 हासिल आगे चली गई यानी 13, फिर 6 दूनी 12, फिर 1 आगे चला गया 16 यानी 8 दूनी 16। फिर देखो 2 से और तोड़ सकता हूँ, इसको भाग दे सकता हूँ क्योंकि ये भी सम संख्या है। तो 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर इसको मैं 2 से और काट सकता हूँ। देखो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर भी देखो इसको मैं काट सकता हूँ। 21 दूना 42 यानी आधा करना है मुझे सिर्फ। फिर 2 से देखो काट सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि आपका 2 क्या है, 2 क्या है, सम संख्या है। लेकिन ये इस साइड में कौन सी संख्या है, इस साइड में मेरे पास विषम संख्या है। तो इसलिए किसका भाग जाएगा इसमें, 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या का भाग दूंगा, 3 का। तो 3 का दूंगा तो देखो कितना आएगा, 7 या 21। अब कौन सी अभाज्य का भाग जाएगा, अभाज्य संख्या की बात करूं तो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 7 का ही भाग जाएगा। आंसर कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। अब 54 का करो आप, 54 का कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, पहले 2 से करो इसको, तो 27 आ गया, 27 दूना 54 होता है। अब देखो 27 एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसमें 3 का दूं, देखो तो 9 3 27। अब फिर इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, फिर 3 3 9 होता है,
फिर 3 में 3 का भाग जाएगा, तो नीचे शेषफल 1 बचेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन इनको लिखने की। तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम इनके क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में सबसे पहले हम लिखेंगे 336 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसको मैं लिख दूंगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 4 बार 2 है, फिर 3 है और फिर आपका 7 है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 जितनी बार रिपीट होता है तो उसको उसकी पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। देखो चलो मैं इसको मैं 2 की पावर 4 के रूप में लिखूँगा, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 7। अब दूसरा कौन सा रहेगा? 54। इसके भी गुणनखंड रूप लिख लो आप। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 की पावर 3, तो 2 गुणा में 3 की पावर 3। अब मैंने क्या बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम के अंदर जो उभयनिष्ठ होता है उसकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है। तो इसमें देखो एक 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। तो इसमें देखो कैसे चूज करोगे? यहाँ पे देखो दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 4 है और इसमें 3 की पावर 3 है। तो क्या करूँगा मैं? इन दोनों को ले लूँगा, 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3। और अब जो प्रत्येक गुणनखंड जो बच गया वो मुझे लेना है। तो क्या बच गया? सिर्फ 7 बच गया, क्योंकि 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो 7 बच गया, तो 7 आ गया। ये मेरे पास क्या आ चुका है? ये मेरे पास आ चुका है एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ के अंदर हमें जो उभयनिष्ठ है ना, ये वाले, उसमें जो उभयनिष्ठ की जो निम्नतम पावर होती है हमें केवल वही लेनी होती है, और इसके अलावा हमें कोई भी दूसरा प्रत्येक गुणनखंड नहीं लेना होता है। तो इसमें 2 की पावर 4 थी, 2 की पावर 1 थी, इसमें 3 की पावर 1 थी, 3 की पावर 3 थी। तो यहाँ से तो हम लेंगे, देखो पेन चेंज करके समझा देता हूँ मैं, कौन सा पेन, कौन सा कलर, ये वाला, ठीक है। देखो इसमें 2 की पावर कितनी थी? 2, ये निम्नतम थी, और इसमें 3 की पावर 1 थी। तो इन दोनों को लूँगा, बाकी किसी को नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि निम्नतम पावर लेनी है उभयनिष्ठ की। तो उभयनिष्ठ 2 था, तो 2 की निम्नतम पावर 2 और इसमें 3, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 6। कितना आ गया? 6 आ गया। चलो जी, अब करते हैं हम जांच क्या करते हैं? जांच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि जो आपका A गुणा में B होता है वो बराबर होना चाहिए आपका एलसीएम और गुणा में एचसीएफ के। किसके? HCF के। तो यहाँ से एचसीएफ तो मैंने निकाल लिया, कितना देखो 6 है, और एलसीएम इसको मैं यहीं हल कर लेता हूँ। एलसीएम कितना निकलता है? देखो 2 की पावर 4 कितना होता है? कैसे लिखोगे? 2 को 4 बार गुना करो। देखो यहाँ ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16। चलो जी 16 गुना में 3 की पावर 3, देखो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 27 और 7, अब इसको आपस में गुना कर दो। आप देखो गुना करते हैं, कैसे करोगे? पहले 27 को 7 से गुना कर दो और फिर जो आएगा उसको 16 से गुना कर दो। सिंपल है, 27 को 7 से गुना करूँ, यहीं लिख दूंगा। फिर देखो यहाँ कर देता हूँ मैं गुना। 7 को 7 से किया 49, 9, हासिल कितना बचा? 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है? 18, राइट। अब इसको मुझे 16 से गुना करना है। देखो कैसे करोगे? फिर यहाँ लगा देता हूँ। देखो 16 निमा कितना होता है? 16 निमा बताओ, पता है क्या 16 का पहाड़ा? 16 निमा कितना होता है? 16 निमा 144, कितना आएगा? 4, हासिल कितनी बचेगी? 14, 16 अठी 128, 128 और 4 कितना होता है? 28 और 4 32 होता है। तो 132, 32 का 2 आएगा, हासिल 13 जाएगी। फिर 16 एकम 16 और 16 और हासिल कितनी गई थी बताओ? 13 गई थी ना। 16 और 13 कितना होता है? 29 होता है। कितना? 29 होता है। अब ये आना चाहिए, इसका जब गुना करूंगा तो जो रिजल्ट आता है वही ए और बी से प्राप्त होना चाहिए। ए और बी क्या है बताओ? यही ना, 336 गुना में 54। तो इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो
ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, ये करके दिखाना नहीं होता है आपको। ए और बी की जगह मैं लिख देता हूँ, तो 336 गुना में 54। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर लो, देखो 6 चौका 24 यूनिट डिजिट 4 आएगा। यहाँ देखो 6 चौका 24 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यानी जो हमने किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना कर सकते हो। लेकिन एक बात, एग्ज़ाम में जब आप करो तो ये आप गुणा करके नीचे ज़रूर लिखना होगा। ठीक है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी नहीं होगी, क्योंकि आना तो मान सेम ही है। चलो करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 1 करते हैं। देखो 12, फिर 15 और फिर 21 के। सबसे पहले क्या करूँगा, अभाज्य संख्याओं का आपको पता है भाग देना होता है इसमें गुणनखंड में, तो 2 का भाग दूंगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, और फिर 9 नहीं होती, फिर 11 होती है। देखो तो 2 का दूंगा तो ये 6 आ गया। अब इसमें भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम है, फिर 3 आएगा, तो 3 में 3 का भाग जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 15 में दूंगा, देखो 15 में 2 का भाग जाता है क्या, क्योंकि ये विषम संख्या है, उसमें लास्ट अक्षर क्या है, देखो 5 तो विषम है, तो इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। कितने का भाग जाएगा, देखो 3 का भाग चला जाएगा। 2 के तुरंत बाद मुझे 3 का ही भाग दे के देखना है। यदि 3 का भी नहीं जाता फिर 5 का चेक करना है, यदि 5 का भी नहीं जाता तो फिर 7 चेक करना है। इस तरीके से चेक करना होगा आपको। तो यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, तो जब 3 का भाग दूंगा तो यहाँ देखो 5 3 15। अब 5 एक ऐसा नंबर है, ऐसा आपको पता है अभाज्य संख्या यानी पूर्णांक, जो अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, वो ऐसी प्राइम नंबर है जिसमें 5 का ही सव्यम का ही भाग जाता है, तो 1 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें 21, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या, तो इसमें 3 का भाग जाता है, तो 7 3 21, और 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, 1 आएगा। अब इन सबको आप क्या करो, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ की तो सबसे पहले आप क्या, इनके टुकड़े लिख लो, 12 15 और 21। तो 12 का क्या आया, 12 का देखो 2 बार आया, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा, और गुणा में देखो 3, तो गुणा में 3, ये तीनों आ गए। अब 15 के टुकड़े देखो 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5। अब देखो 21 में क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने ये बताया था कि एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, एचसीएफ में मैंने ये बताया था कि जो भी उभयनिष्ठ होता है ना, उसकी निम्नतम पावर लेनी होती है। क्या लेनी होती है, निम्नतम पावर लेनी होती है, और कोई भी कुछ भी नहीं लेना होता। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ देखो क्या है, 2 है, 2 सब में नहीं है, 2 उभयनिष्ठ नहीं होगा। 3 देखो 3 सब में, इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों में है, यानी 3 हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 3। क्या आ जाएगा, 3। निम्नतम पावर ये देखो, इसमें भी 1 1 1, तीनों में 1 है, तो 3 हमारा आ जाएगा, और कुछ भी नहीं लेना है, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम। चलो ये सेम ही लिख देते हैं, कैसे, देखो 12 फिर 15 और फिर 21। तो 12 का क्या करोगे, देखो 2 की पावर 2 गुणा में 3, सेम ही लिखना है। 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 7। अब कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था कि इसमें जो उभयनिष्ठ होता है ना, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो उभयनिष्ठ की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो, और बाकी जितने भी जो गुणनखंड होते हैं बाकी वो भी लेने होते हैं। तो उभयनिष्ठ की हाईएस्ट पावर तो इसमें है ही नहीं। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 सेकेंड मिट गया ये, 1 सेकेंड इसको बैक ले आते हैं अपन। तो हाईएस्ट पावर तो उभयनिष्ठ की है ही नहीं, हाईएस्ट पावर 1 ही है, सब में 1 ही है। तो इस सॉरी, इस 3 को तो मेरे को लेना होगा, 3 को तो लेना होगा। अब जो 3 के अलावा जो बच गए बाकी वो सबको मुझे लेना होगा, यानी 2 की पावर 2 और 5 भी लेना होगा और 7 भी लेना होगा। ये हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपको करना है। तो एलसीएम। अब जांच कैसे करनी है, तो जांच यहाँ पे करना हमें बताया नहीं है, तो इसलिए हम जांच नहीं करेंगे। समझ आया? अब इनको गुना करना है, तो 7 पंजा 35, और 35 को ये कितना होगा 4, 35 चौका कितना होता है 140,
140 को 3 से करो, 140 को 14 तिया 42 यानी 420 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 420 आ जाएगा। आप गुणा कर लेना। देखो 7 पंजा 35, 35 को 4 से करो यानी 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 को 3 से करो यानी 14 तिया 42, 0 यानी 420 आ जाएगा। इसको आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, चलो जी सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 17, 23 और 29 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो जी मैं यहाँ करता हूँ इस बार 17, 23 और 29। अब देखो 17, 23 और 29 में आपको कुछ एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक का या स्वयं का, बस इतना ही भाग जाता है। या तो एक का भाग जाएगा इसमें या स्वयं का भाग जाएगा। तो स्वयं का तो भाग देना ही पड़ेगा। फिर देखो 17 में 17 का भाग जाएगा, एक आंसर आएगा। इसमें 23 में 23 का जाएगा, एक आएगा। 29 में 29 का जाएगा, एक आएगा। यानी यहाँ पे सेम वही संख्या आ रही है। तो इसका HCF कैसे निकालोगे, HCF निकालना सिंपल सी बात है। देखो 17 का क्या लिखोगे, 17 को आप लिखोगे 17 गुना में 1। ठीक है, क्योंकि सिंगल संख्या तो 17 गुना में 1 लिखना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। अब दूसरा क्या बताओ, दूसरा 23 है, तो 23 को क्या लिखोगे, 23 इंटू 1। फिर 29 है तो इसको कैसे लिखोगे, 29 इंटू 1। अब HCF में मैंने क्या बोला था, एक ऐसा उभयनिष्ठ देखना है, एक ऐसा उभयनिष्ठ देखना है तो सब में कॉमन हो। तो 17, 23, 29 ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक सब में कॉमन आ रहा है तो HCF कितना आ जाएगा, तो यहाँ से HCF निकल कर आएगा 1। समझ आया, HCF कितना निकल के आएगा, 1 निकल कर आएगा। अब बात करते हैं LCM की। चलो जी LCM, वही देखो 17 को क्या लिख सकते हो, 17 गुना में 1। फिर 23 को सेम ही लिखना होगा, 23 को क्या लिख सकते हो, 23 गुना में 1। और 29 को क्या लिख सकते हो, 29 गुना में 1। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एलसीएम में कि जो उभयनिष्ठ होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, और बाकी जो प्रत्येक गुणनखंड होता है वो, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ की हाईएस्ट पावर एक ही है और स्वयं संख्या भी एक ही है, तो इसको लेने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब आप लिखना चाहो तो एक लिख दो, बाकी जो प्रत्येक गुणनखंड होता है वो लेना होता है आपको। प्रत्येक गुणनखंड कौन सा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसको गुणा करके आप लिख सकते हो। देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो चुका है, ये हमारा सवाल नंबर 2 हो चुका है। आंसर लिखना चाहो तो आंसर लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी सवाल नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 8, 9 और 25 इसका करना है। 8 का करो, देखो तो 4 पे जाएगा, 4 दूनी 8, देखो कट रहा है सम संख्या। फिर भी ये 2 पे जाएगा, देखो 2 दूनी 4, फिर ये भी 2 पे जाएगा। देखो इसको यहाँ से करूँ तो 2 की पावर 3 हो गया। देखो अब 3 9 है तो 9 में 3 का ही जाएगा। आपको पता है कौन सी अभाज्य संख्या जिसमें जाएगा भाग, तो 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या है क्या 9, नहीं जी, ये विषम संख्या। अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 तिया 9, अभी 3 जो है ना वो आपकी अभाज्य संख्या है, विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का ही भाग जाता है। तो एक आंसर आ जाएगा। अब 25 में देखो किसका जाएगा, देखो 5 का, 5 का ही जाएगा, 5 5 25, और 5 में 5 का ही जाएगा। तो HCF लिखेंगे सबसे पहले। HCF क्या होगा, देखो 8 के टुकड़े लिखो तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 3। फिर 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को देखो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 2 बार आया है। और देखो 25 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब एक बात है, देखो अब जो एक होता है वो सबके साथ में आता ही आता है, आपको पता है, एक सबके साथ में आता ही आता है। अब इसमें मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि HCF में जो कॉमन होता है ना, सब में उभयनिष्ठ होता है और उसकी निम्नतम पावर होती है, वो ही लेना होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें तीनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन एक उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे HCF कितना निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा मेरा 1। और LCM की बात करूँ तो देखो LCM, तो LCM क्या निकल के आएगा बताओ, LCM यही ना, सेम ही। देखो 1 ले लो, क्योंकि जो आपका उभयनिष्ठ होता है उसको अधिकतम पावर लेनी, अधिकतम पावर तो है ही नहीं, तो इसलिए 1 ले लो। 1 का तो कोई गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब ले लो। ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 होता है गुणा में। 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 तिया 9 होता है, और 5 की पावर कितना होता है, 25 होता है। यानी इन तीनों को आपस में गुणा करना है, सिंपल सी बात है, यही आएगा। ठीक है,
तो 25 8 कितना होता है 200, 200 को 9 से गुना करना है, 25 8 200 को 9 से गुना करना है, तो ये मेरे पास आ गया 1800। एलसीएम कितना आ गया 1800। यही आपका क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि HCF हमें दे रखा है 306 और 657 का 9, और एलसीएम क्या है हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता ही होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे हल करोगे इसको। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो A और B जो दो संख्याएं होती है, इसका जो मान होता है ना, जो निकल कर रिजल्ट आता है, वो HCF और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। यही मैंने बताया था कि HCF और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, यही बताया था। तो A और B वो संख्याएं लिखो, तो 306, दूसरी कौन सी है 657, 657 बराबर में देखो जो दिया है वो लिख दो। यहाँ पे क्या दिया है HCF 9 दिया है, तो HCF की जगह 9 लिख दो। एलसीएम को क्या एलसीएम ही रहने दो। अब देखो आपको पता है ये 9 गुणा में है, तो इस साइड में भाग में चला जाएगा, तो चलो जी भाग में लेके जाते हैं। तो 306 गुणा में 657 डिवाइड में 9 हो जाएगा और बराबर में एलसीएम हो जाएगा। अब 9 का भाग दे दो आप, ठीक है, 9 का भाग दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलो 9 का भाग देते हैं, तो देखो इसमें 9 का भाग जाता है, इसमें 9 का भाग जाता है, देखो इसमें 9 का भाग दे के देखो 7 नीम 63, देखो यहाँ देखो 7 नीम 63 और 9 तिया 7 नीम 63 यानी 7, और फिर देखो 2 बचेगा 27, ठीक है, 63 और 2 65 27 ना, 9 तिया 27 फिर 73 आ गया, यानी कितना आएगा आपका 306 गुना 73। ये करना है आपको, ठीक है, 306 गुना 73, इसको गुना कर दो आप, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं इसको, कितना आंसर निकल के आता है देखो 306 गुना में 73। अब गुना कैसे फास्ट करे किया जाता है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है एक्स बैंकर अकेडमी पे, वहाँ से जाके देख सकते हो, या आप लिख सकते हो मैथ स्पीड मैथ वाई विकास सर। क्या लिख सकते हो, स्पीड मैथ वाई विकास सर, आपको मिल जाएगी। देखो 6 तिया 18 8, फिर 1 हासिल लेकिन 0 है तो 1 आ जाएगा, 3 तिया 9, अब क्रॉस 7 छिका 42 होता है, फिर कितना बचेगा देखो 42 में 2 यहाँ आ गया तो 4 बचेगा, कैरी जो कैरी यहाँ आ जाएगी, फिर 7 तिया 21 होता है तो 21 यहाँ आ गया, अब गुना किया तो 8 3 और 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, और एक जो कैरी आगे चली गई तो 2 पहले से ही है, यानी यहाँ पे जो निकल के आया वो आया 22,338। आपका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल कर आया। ओके, आई थिंक बच्चों आपको ये भी सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, यानी इसको ना ये ऐसे है बेटा 6 की पावर n है, ठीक है, 6 की पावर n है, ठीक है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, यानी n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या वही होती है जो 1 से शुरू होती है, यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 और ये इनफिनाइट तक जाती है, आपकी अनंत तक जाती है। तो ये सवाल ये कह रहा है कि 6 की पावर जो n है, और जो 6 की पावर n है, और यहाँ जो n है ना, n है, यहाँ जो n है, तो क्या n का मान कभी भी 0 आ सकता है क्या, n का मान 0 आ सकता है क्या, मतलब कोई भी मान में, देखो 5 6 7 8 पावर में, 6 की पावर में, ठीक है, 0 आ सकता है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये जब मैं पावर करूँगा, इसका जब मैं पावर करूँगा तो क्या ये मान आ सकता है क्या यहाँ पे, मतलब जब मैं 6 को तोड़ूंगा और उसकी पावर करूँगा दो पावर में, जब मैं इसको गुना करूँगा तो उसमें 0 आना चाहिए, यानी संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहिए, लास्ट जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और मुझे पता है 0 कहाँ आ सकता है, बताओ कहाँ आ सकता है 0, केवल देखो
जीरो केवल कौन से नंबर पर आ सकता है आपको बताएं, जो संख्या 10 से मल्टीप्लाई हो, यानी 2 गुणा में 5। अब 20 ले लो तो 20 में देखो 4 गुणा में 5 होता है, लेकिन 4 में भी देखो 2 गुणा 2 होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 यही होता है। अब 30 ले लो, 30 को कैसे करोगे, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6 और 6 को 5 से करोगे, ठीक है, 3 दूनी 6। लेकिन एक चीज़ कॉमन देखी आपने, यहाँ जो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है n की जगह, उन सब में क्या है, दो जो पावर आ रही है वो 2 और 5 आ रही है। यानी इन सब को मैं, यानी 6 को यदि मैं 2 और 5 की पावर के रूप में लिखूं, 2 और 5 के पावर के रूप में लिखूं, सबको लिख सकता हूं तो 0 आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है, वरना नहीं आएगी। तो हमें यही तो चेक करना है। तो देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, और पावर में n है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर में n लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 2 1 क्या है, 2 1 ऐसी संख्या है जिसे 0 मिलता है, लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है, 3 को कोई भी एक अदर नंबर से आप गुणा करके देख लो, ठीक है, 10 के अलावा, ठीक है, 10 के अलावा, 10 से तो गुणा करोगे तो उसमें ऑलरेडी 0 है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे 0 नहीं आएगा, 0 केवल 2 और 5 से ही आएगा, 2 और 5 से ही आएगा। तो 2 तो यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n लिख सकता हूँ, इंटू में 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि 2 तो एक ऐसी संख्या है जिससे 0 प्राप्त होता है, यानी 0 पर समाप्त हो जाएगी, ये 0 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन 3 ऐसी संख्या नहीं है। और समझो इसको, देखो और समझो, जैसे देखो यहाँ देखो 6 की पावर 1 है, क्या है, 6 की पावर 1 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा में 3, समझे। 6 की पावर 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब इसकी पावर है कितना, यानी 36 है ये, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 4, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ, देखो 4 और ये 9 हो जाएगा, 4 9 36 लिख सकता हूँ, लेकिन अभी तक 0 आया नहीं आया। अब देखो 6 की पावर 3 लिखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, अभी तक 0 नहीं आया, देखो 0 पर समाप्त नहीं हुआ। अब 4 लिखो, तो 4 में देखो 6 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, एक सेकेंड, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा, कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 6 सिर्फ केवल 6 ही दे रखा है, मतलब ये संख्या इसमें जो पावर के अंदर कहीं पर भी, इन प्राकृत संख्याओं में पावर में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है, कहीं पर भी 0 नहीं बन रहा। देखो 2 दूनी 4 बनेगा, 1 बनेगा, 9 बनेगा, 4 चौका 16 बनेगा, अब आगे 5 25 बनेगा, फिर 36 बनेगा, यानी संख्या इस तरीके से बनती जाएगी, n का मान 1 4 9 16 इस तरीके से बनता जाएगा, लेकिन 0 नहीं बन रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये लिखो। अब कारण क्या लिखोगे, कारण सिर्फ ये लिखोगे कि 6 की पावर n में n बराबर 0 पर कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो, ठीक है, 0 पर समाप्त हो, यानी n की पावर 6 में n बराबर 0, यानी n बराबर 0 पर कोई ऐसी संख्या, या n बराबर, या आप ऐसे लिख दो 6 की पावर n में n बराबर कोई भी एक ऐसी, n यानी ब्रैकेट में लिख देना, प्राकृत संख्या नहीं होगी जो 0 पर समाप्त हो, जो 0 पर समाप्त हो। और आपको ये चीज़ लिख के दिखानी है, ये चीज़ आपको लिख के शो ऑफ करनी है, इसका आपको इसी तरीके से करना है। चलो जी, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 6 पर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5
भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याओं के बारे में क्या एक नई बात है बताओ। भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती है जिसमें सव्यम का भाग जाता है, एक का भाग जाता है और उसके सव्यम के अलावा, एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड हो सकते हैं, वो सारी भाज्य संख्याएं हो सकती है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिसके सव्यम के अलावा और एक के अलावा और बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। समझ आया? ऐसी संख्याएं जिसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं तो भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अपन ऐसे बोल देंगे कि ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें दो भाग है, देखो एक पहला भाग दे रखा है मुझे, एक दूसरा भाग मेरे को दे रखा है ये वाला। तो मैं ये दोनों भाग लूँगा और इसको मैं आपको करके बताऊँगा। तो पहला भाग लीजिए आप। पहले भाग हम चेक करेंगे क्या भाज्य संख्या है। तो पहले भाग में क्या दे रखा है मुझे? 7 गुना में 11 गुना में 13 और प्लस में 13 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो दोनों में 13, ये सारा गुना में है, ये सारे गुना में है और ये प्लस में है, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लूँगा। जैसे ही मैंने 13 कॉमन लिया तो 13 चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 7 गुना में 11 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करवाके 13, तो 11 7 77 प्लस में 1 कितना होगा? 78। कितना होगा? 78। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 गुना में 78, 13 गुना में 78। अब 78 को भी देखो 13 गुना में 13 छक्की 78, 13 छक्की 78 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 78 को भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं कितने? 78 को भी आगे तोड़ सकता हूँ, 6 गुना में 13, 13 छक्की 78 होता है। लेकिन अब आगे नहीं टूटेगा ये, अब आगे 6 टूट सकता है 2 गुना 3 में, लेकिन नहीं तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे 13 है मेरे पास, यहाँ पे 13 है यानी 6। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? देखो 6 गुना में 13 गुना में 13 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब देखो, अब दूसरा भाग मैं लेता हूँ, यानी अब इसको आप जब गुणा करोगे, देखो इसको जब आप गुणा करोगे 78 को 13 से गुणा करोगे कितना आता है? देखो 13 8 104 होता है, 13 8 104 हासिल 10, 13 7 91, 91 और 10 कितना होता है? 91 और 10 बताओ, 91 और 10 101 होता है, 101। तो ये 1014 आ गया और इससे भी 1014 आता है। तो इससे क्या साबित हो गया? भाज्य संख्या कैसे साबित हुई? भाज्य संख्या इससे साबित हुई, देखो जो 1014 है ना आपका, उसको सव्यम से भी तोड़ा जा सकता है, यानी इसमें सव्यम का भाग जा सकता है, इसमें एक का भाग जा सकता है ना। और इस 1014 में ना 6 का भाग भी जा सकता है, 13 का भाग भी जा सकता है, यानी 13 छक्की 78 का भाग भी जा सकता है। मतलब इसलिए ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें सव्यम के अलावा, एक के अलावा इतनी सारी संख्याएं हैं जिन सबका इसमें भाग जा सकता है। समझ आया? मतलब 1014 एक ऐसा नंबर है पहले भाग में जिसमें सव्यम का भाग जाता है, प्लस में क्या? प्लस में एक का भाग जाता है और अन्य बहुत सारे नंबर है जिसका भाग जाता है। देखो अब 6 है तो इसको 2 गुना 3 भी लिख सकता हूँ, यानी 2 का भाग भी जाएगा, फिर 3 का भाग भी जाएगा, 13 का भी जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर हो गए ना, तो इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। ये जो पहला भाग है ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। कारण क्या लिखोगे पहले भाग के लिए? क्योंकि इसमें एक व सव्यम के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ आया बेटा? ये आपका क्या लिख दो? कारण है। इसलिए ये पहला भाग क्या आपका? भाज्य संख्या है। ठीक है, अब पहला भाग तो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब दूसरा भाग और चेक करते हैं। दूसरा भाग ये देखा है क्या? ये भी भाज्य संख्याएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे करके दिखाना है आपको।
ठीक है, समझ आ गया कैसे भाज्य संख्या कैसे साबित की? यही मैंने भाज्य संख्या की परिभाषा है, उसी अकॉर्डिंग मैंने ये सवाल किए। ये भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें एक का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है और इसके अलावा और बहुत सारे नंबर होने चाहिए जिसका भाग जाता है। तो हमने वही नंबर इसके गुणनखंड करके प्राप्त किए कि 6, 13, 13, मतलब इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग जाता है। मतलब 1014 एक ऐसा नंबर है जिसमें स्वयं का भाग जाता है, एक का भी जाता है और इन सब का भी जाता है। ठीक है, अब दूसरा भाग करते हैं। चलो जी, एक सेकेंड, हाँ यही है दूसरा भाग। दूसरा भाग कैसे करोगे? सिंपल है, लिख लो पहले 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में क्या 5। अब बेटा इसमें सब में देखो कॉमन ले लो, 5 यहाँ पे कॉमन है, देखो सेम ही संख्या है तो 5 को बाहर लगा लो और बाकी जो बच गया उसको लिख दो। 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 और गुना में 2। अब एक को क्या लिखना है? नहीं लिखना, प्लस में 5 बार चला गया तो 1 बच गया, क्योंकि गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो इसको करते हैं 7 छिका 42, तो इसको करते हैं 42 गुना में 4 तिया 12 दूना 24, कैसे 24 और प्लस में 1 और बाहर क्या 5 है। अब इसको गुणा कर दो, देखो पहले इसको गुणा करो, देखो 24 दूना 48 तो 8 आ गया, हासिल 4 चली गई, तो 24 चौका 96 और 4 कितना होता है? 96 और 4 पूरा 100 होता है, 100 और प्लस में 1 है 1 और इसको 5 से करूँगा। अब देखो ये पूरा कितना हो गया? 1009 हो चुका है, 1 जुड़ गया ना, 5 से करूँगा तो ये मेरे पास संख्या कितनी निकल के आती है? अब ये बाहर जो 5 है ये गुणा के अंदर है, तो अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? देखो 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा बताओ? 5 × 45 कितना? देखो 9 को 5 से करो, 9 × 45, आप गुणा करके दे सकते हो 45 और आगे जो आपका 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर 5 को 0 से करोगे 0, 5 से कम 5, ये आएगा देखो 5045 आएगा। अब क्या 5045 के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या टुकड़े किए जा सकते हैं? यस किए जा सकते हैं। देखो इसमें 1 का भाग जाएगा, स्वयं का भाग भी जाएगा, लेकिन इसमें देखो 5 का भी जा रहा है, देखो 5 का भी जाएगा, समझ आया? इसमें 5 का भाग भी जाएगा। अब इसमें 5 का भाग दे के देख लो आप, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके गुणनखंड करके देख लो फिर समझ आ जाएगा पूरा। चलो इसके गुणनखंड करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। क्या इसके गुणनखंड कर सकते हैं? भाज्य संख्या होगी तो गुणनखंड होगा इसमें। देखो 2 से 5 से जाएगा, देखो 5 दाया 50, देखो 5 से कम 5, फिर 0, फिर 5 × 45, इतना बताओ? नहीं जी, इतने पे जाएगा, 0 और आएगा और 1 और आएगा, इतना आएगा। देखो अब इसमें 3 का जाएगा, देखो 3 × 9, क्या 3 × 9 होता है, 1 आगे चला गया, फिर 3 × 9, फिर क्या 1 आगे जाएगा बताओ? तो इसमें 3 का जाएगा नहीं, 7 का चला जाएगा। 7 का देख लो, किसका? 7 का करके देखना पड़ेगा आपको 7 का। देखो 7 × 7, फिर कितना बचा? 3, 7 चौका 28, फिर 7 × 21। अब इसमें देखो किसका जाएगा? इसमें 143 का ही जाएगा, ठीक है, 143 का इसमें ही जाएगा क्योंकि लास्ट अक्षर 3 है। तो देखो इसमें स्वयं का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, इसके अलावा 5 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा और 143 का भी जाएगा, इसलिए यह भी एक क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, जो पहले कारण लिखा था वही लिखना है और लास्ट में क्या लिख सकता है कि ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं एक स्वयं व इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक है, वरना नहीं लिखो तो इतना लिख दोगे दोनों पार्ट में अलग अलग कि यह भी भाज्य संख्या है, सिद्ध होता है, तो भी आपका सही है। समझ आया? चलो जी सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस
मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब देखो, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, कितना? अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार देखोगे, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट लगेगा। और दूसरा कौन सा बताओ? दूसरा सोनिया, एक तो सोनिया है, दूसरा देखो इसी मैदान का रवि, एक कौन सा है? रवि। और रवि को कौन सा लगता है? 12 मिनट लगता है, इतना समय लगता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक मैदान है, वर्ताकार मैदान, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे सोनिया क्या है कि एक चक्कर यहीं पे आके पूरा करेगी तो उसको 18 मिनट लगेगा, और रवि भी यहीं से चल रहा है। रवि क्या करेगा? थोड़ा सा फास्ट है, इससे इसको 12 मिनट ही लगते हैं, ठीक है? रवि को 12 मिनट ही लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे रवि आता है, रवि यहाँ पे आता है तो सोनिया तो देखो पीछे ही रहेगी ना, मतलब सोनिया तो उससे 6 मिनट पीछे चल रही है, 6 मिनट पीछे चल रही है। मतलब सोनिया और रवि तो नहीं मिलेंगे, एक चक्कर में तो नहीं मिलेंगे, एक चक्कर में तो नहीं मिलेंगे। कोई ऐसा एक स्पेसिफिक चक्कर होगा जिसमें कि रवि तो 2-3 चक्कर निकाल लेगा और सोनिया कोई एक चक्कर में कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आकर मिल जाए। तो इसलिए एक ऐसा नंबर आएगा, यानी समय में एक ऐसा नंबर आएगा जहां पर रवि और सोनिया दोनों के लिए वो चीज़ कॉमन होगी। तो वही आपको करना है। देखो कैसे, देखो तो आपको देखो 18 का पहाड़ा लिखना है। पहले तो देखो एक चक्कर पूरा कितने में करेगी सोनिया? देखो एक चक्कर सोनिया द्वारा, पहले सोनिया की बात कर रहा हूँ, सोनिया द्वारा तो कितने में चक्कर पूरा करेगी? देखो एक चक्कर करेगी 18 में, 2 चक्कर 18 दूना 36, ठीक है, और 3 चक्कर 54 में। अब रवि की बात करता हूँ। देखो रवि देखो एक चक्कर किसमें में पूरा करेगा? 12 का, 2 चक्कर 12 दूना 24, 3 चक्कर 12 3 36। बस ये देखो ये जो टाइम है दोनों में 36, यानी 36 मिनट बाद, यानी दोनों क्या है 36 मिनट बाद में इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो अब 36 मिनट बाद दोनों इस पॉइंट पर मिल तो जाएंगे, लेकिन देखो सोनिया यहाँ पर 2 ही चक्कर लगाएगी। कितने चक्कर लगाएगी? 2 ही चक्कर। और रवि यहाँ पे तीसरा चक्कर लगाएगा, यानी रवि क्या लिखोगे आंसर में? रवि 3 चक्कर के बाद या 36 मिनट पर सोनिया से मिलेगा, ठीक है? ये आंसर में क्या पूछा है? कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट बाद में वे दोनों यहाँ इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। बस आपको ऐसा ही करना है, ठीक है? समझ आ गया? यानी हमें ये करना क्या था? दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकालना था? उभयनिष्ठ निकाला हमने। क्या है उभयनिष्ठ? क्या होता है? निकाला हमने एलसीएम ही है दोनों में। क्या एचसीएफ निकाला है? एचसीएफ निकाला है। क्या निकाला दोनों में? एचसीएफ निकाला है सिर्फ। समझ आई? क्योंकि रवि देखो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, 24 मिनट में दूसरा चक्कर, फिर 36 मिनट में तीसरा चक्कर पूरा करेगा। और सोनिया के 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी, 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा करेगी, फिर 36 और 18 54 मिनट में तीसरा चक्कर पूरा करेगी। लेकिन रवि क्या 36 मिनट में 3 चक्कर पूरा कर लेगा और तीसरे चक्कर में आकर यहाँ खड़ा हो जाएगा, ठीक है? और उस समय ही वहाँ पे क्या है? सोनिया के 36 मिनट पूरे होंगे। उसी समय सोनिया के 36 मिनट पूरे होंगे। समझ आया? उसी समय तो सोनिया भी यहाँ पे आ जाएगी, तो दोनों मिल जाएंगे। यानी रवि ने 3 चक्कर लगाए और सोनिया ने 2 चक्कर लगाए। चक्कर भी पूछे आपसे तो भी आप आराम से बता सकते हो कि किसने कितने चक्कर लगाए। तो ये था आपका प्रश्नावली नंबर 1.1। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कौन से सवाल में दिक्कत आती है तो वो मेरे को कमेंट में एक बार बता देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली नंबर 2.2 में।